हेलो बच्चों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने न्यायपालिका के अर्थ के बारे में जाना और हमने ये भी जाना कि हमारी सरकार को एक उचित न्यायिक प्रणाली की जरूरत आखिरकार क्यों होती है। इस वीडियो में हम देश में न्याय व्यवस्था को आकार देने में न्यायिक प्रणाली की भूमिकाओं के बारे में आज जानेंगे। न्यायपालिका की सबसे पहली और महत्वपूर्ण भूमिका है देश के लोगों को निष्पक्ष न्याय देना। अगर किसी ने कुछ चोरी की या हत्या जैसा जघन्य यानी कि गंभीर अपराध किया हो तो उसे मुकदमे में दोषी पाए जाने के बाद दंडित किया जाता है। तो अपराधियों को कितनी सजा दी जाएगी या फिर क्या सजा दी जाएगी, ये न्यायपालिका तय करती है। ये उन मामलों का भी फैसला करती है जिनमें नागरिकों को मुआवजा दिया जाता है। बच्चों, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि निष्पक्ष न्याय किसके आधार पर दिया जाता है? निष्पक्ष न्याय कानून या अधिनियम के आधार पर दिया जाता है। क्या आप जानते हैं कि न्यायिक व्यवस्था ही कानूनों की व्याख्या और उन्हें लागू करने का काम करती है। न्यायाधीश या जज अपने सामने आने वाले विवादों का फैसला करने के दौरान कानूनों की व्याख्या करता है और उन्हें लागू करता है। एक ही प्रकार की सजा सभी तरह के अपराधों के लिए सही नहीं होती है। हर कानून की सही व्याख्या होनी चाहिए ताकि उसे केस में सही तरीके से लागू किया जा सके। कानून की व्याख्या का काम न्यायाधीश करते हैं। इस प्रकार कानून का अर्थ वही होगा जो न्यायाधीश बताएंगे। क्या आप मुझे न्यायिक प्रणाली की एक अन्य भूमिका के बारे में बता सकते हैं? मैं आपको बताती हूँ। कानून बनाने में इस प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। न्यायालय के दिए फैसलों से विधायिका से पारित कानून का अर्थ, इसकी प्रकृति और दायरा निर्धारित होता है। न्यायपालिका कानून के बारे में जो व्याख्या करती है वो कानून बनाने के बराबर है, क्योंकि न्यायपालिका ही कानून को परिभाषित करते हैं। उच्च न्यायालयों के किए फैसले निचली अदालतों पर बाध्य होते हैं, यानी कि उनको मानने पड़ते हैं। उच्च न्यायालयों के फैसलों के आधार पर निचली अदालत उनके समक्ष मामलों का निर्धारण करती है। कभी कभी ये संभव है कि कोई विशेष कानून किसी विशेष अपराध के लिए उचित नहीं ठहराता है। ऐसे मामलों में जहां पर कानून मौन या फिर अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर होता है, सजा का निर्धारण करने के लिए न्यायाधीश न्याय समानता, निष्पक्षता और अखंडता की अपनी समझ के आधार पर करते हैं। एक ही श्रेणी के अलग अलग मामलों में सजा अलग अलग हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़ा घोटाला करने वाले व्यक्ति की तुलना में कम धन की चोरी करता है तो अपराध की भयावहता अलग अलग होती है। हालांकि दोनों अपराध चोरी से ही संबंधित हैं। बच्चों, क्या आप मुझे यहाँ पर बता सकते हैं कि मूल दंड क्या होगा? हाँ, आप यहाँ पर ठीक सोच रहे हैं। पैसे का जुर्माना दोनों के अपराधों की एक मूल सजा हो सकती है। क्या वाकई मानते हैं कि दोनों अपराधों के लिए आर्थिक दंड उचित होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ एक अपराध मामूली चोरी का है वहाँ जिसका उचित चेतावनी या आर्थिक जुर्माने से फैसला किया जा सकता है, मगर घोटाले के मामले में केवल आर्थिक दंड देकर उचित नहीं ठहराया जा सकता है। इस मामले में कई लोगों को आजीविका और जिंदगी दांव पर लगी होती है। सजा आजीवन कारावास के रूप में गंभीर हो सकती है। इसलिए न्यायिक प्रणाली ऐसे मामले के मुकदमे का फैसला करते हुए आम जनता और निर्दोष लोगों के पक्ष में काम करती है। बच्चों, भारत में न्याय व्यवस्था पर आपका क्या विचार है? न्यायिक प्रणाली न सिर्फ लोगों के बीच विवादों को दूर करती है, ये नागरिकों और सरकार के बीच विवादों को सुलझाने में काफी मदद भी करती है। ये किसी भी दो राज्य सरकार या राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवादों को सुलझाने में भी मदद करता है। भारत में लोग अन्याय होने पर या उनके अधिकारों से समझौता होने पर कोर्ट में जाने के लिए आजाद हैं। न्याय व्यवस्था की स्थापना लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए ये ध्यान में रखते हुए की गई है कि किसी व्यक्ति या देश की प्रतिष्ठा के साथ समझौता ना हो। बच्चों, क्या अब आप न्याय व्यवस्था की अन्य भूमिका के बारे में बता सकते हैं? इस वीडियो में हमने जाना कि देश में सभी को न्याय दिलाने के लिए न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है, साथ ही कैसे कानून की व्याख्या की जाती है और इसे कैसे लागू किया जाता है। हमने ये भी जाना कि इससे कानून बनाने में कैसे मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम न्यायपालिका की कुछ और भूमिकाओं के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।